वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हाल अहवाल। मौजूद नाजरीन, खबरों, तबसरों, तज्जियों, रिपोर्टों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट जुल्फ़िकार हैदर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 300 वर्षों में अगर यूरोप और अमेरिका को किसी ने चैलेंज किया है तो वो चाइना है। 300 वर्षों के बाद 300 वर्षों में अमेरिका और उसके तहत यूरोप बिला शिरकत गैर एशिया और दूसरे ममालिक पर कब्जे करते रहे और हुक्मरानी करते रहे। लेकिन 300 वर्षों के बाद चीन वो वाहिद मुल्क है जो हर शोबे में जिसने अमेरिका यानी मगरिब को चैलेंज किया है। वो कहते थे जी वो चाइना तो मैन्युफैक्चरर है, फिर कहने लगे नहीं बात नहीं, ये तो ट्रेडर है। अब उन्हें अंदाजा हुआ कि नहीं, चाइना बहुत आगे निकल गया है मगरिब से, और ये मामूली बात नहीं है। जदीद दौर में कौमों को गुलाम बनाने के लिए उसे इल्मी और माशी तौर पर गुलाम बनाया जाए, और यही वो करते रहे हैं। लेकिन 300 साल बाद पहली मर्तबा अब चाइना ने उन्हें चैलेंज किया है इस तरह कि वो हाईटेक में बहुत आगे चला गया, और अब जो मुस्तकबिल है वो हाईटेक का है, जिसमें कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना इतना आगे निकल गया है कि बस अमेरिका की सोच है, बहुत सी बातें अभी खुलकर आ नहीं रही हैं, और यूरोप और अमेरिका सर जोड़ कर बैठे हुए उनके साइंसदान और पॉलिसी साज कि ये AI के मामले को किस तरह से डील किया जाए। वो तो आगे चलकर तरक्की तो बेपनाह कर होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे कि कौमों के लिए डील करना आसान ना हो। क्योंकि AI में तो यह है कि बस आपके जो प्रोजेक्ट हैं, माशी प्रोजेक्ट हैं, दिफाई तनसीबात हैं, वो राज हैं, उसके चंद चीजें सिर्फ आपको मिल जाएं, उसकी बुनियाद पर आप इन चंद मफरूजों की बुनियाद पर हक़ाइक़ के करीब पहुंच सकते हैं। दूसरे लफ्जों में जो पहले की जासूसी थी वो बहुत मुश्किल होती थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती थी बहुत मुश्किल होती थी, पकड़े जाते थे जासूस, मार दिए जाते थे। बाद में इलेक्ट्रॉनिक जासूसी शुरू हुई, बगिंग वगैरह, जिसमें टेप करते थे आवाज, वीडियो आवाज। ये भी अब मुश्किल होता जा रहा है, इसको भी डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब जो जदीद तरीक आ गया है टेक्नोलॉजी, ये जो हाईटेक AI, इसके जरिए तो जासूसी बहुत आसान हो जाएगी। अब मुल्कों को अपने राज को राज रखना एक सबसे बड़ा मसला होगा। बड़े बड़े पैमाने पे बजट इस पर खर्च करने पड़ेंगे, और कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा इसके काउंटर में, जो कि अभी तक तो नहीं है। अभी तो ये आम जो ये आपके जो एप्लीकेशंस हैं और ये मालूमात हैं, इसको हैक कर लिया जाता है। यानी कि मुल्कों के डिफेंस मिनिस्ट्री, फला मिनिस्ट्री, पूरे बैंकों का डाटा वो हैक हो जाता है। इस जदीद उसमें भी हैकिंग को नहीं रोक पाते, और वो हैकर फिर ब्लैकमेल करते हैं, सौदा करते हैं कि इतने $1 मिलियन दो तो फिर हम तुम्हें वापस करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो AI में तो और प्रॉब्लम हो जाएगा कि फिर वो मुल्कों को अपने राज को राज रखना कितना मुश्किल हो जाएगा, और पता भी नहीं लगेगा किसने किया था। तो इसमें चाइना इतना आगे जा चुका है कि मगरिब को बहुत दुश्वारी हो रही है, और ये इसीलिए वो चाइना के खिलाफ बहुत एग्रेशन थी, वो रुकी है। मगरिब की तरफ से बहुत एग्रेशन थी, रुकी है कि ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए। अभी चाइना साउथ अमेरिका में जो गाड़ियों के प्लांट लगा रहा है, वो अमेरिका का दर्द सर बना हुआ है कि बिल्कुल सरहद पे कि उस पार जो है चाइनीज कंपनी होगी, और धड़ा अमेरिका में चाइनीज गाड़ियां जो अभी तो हैं जितनी, वो अब दूना और तिगना इम्पोर्ट होने लगी। जिस पर ट्रंप ने बहुत गम गुस्से का इजहार कर रहा है कि मैं आकर के 100% ड्यूटी टैक्स जो है लगा दूंगा। चाइना दर्द सर बना हुआ है माशी तौर पे मगरिब के लिए। चाइना दर्द सर बना हुआ है तहकीक के दौर, तरक्की, साइंसी तहकीक और तरक्की के, और यही दो चीजें काफी हैं दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए। अब बारूद और गोले बारूद और टैंक और तोपों का जमाना है, लेकिन उस तरह नहीं है। जब आपके पास खाने को रुपया ही नहीं होंगे तो अब गोला का क्या, टैंक का क्या, अब तो और वैसे भी कदीम से दौर से देखें अब तक तो दुनिया की सारी जंगें मैशियत पर ही हुई हैं, सारी जंगें मैशियत पर हुई। मुल्कों को गुलाम बनाया गया तो माशी जरूरत के तहत, जंगें लड़ी गई हैं तो माशी जरूरत के तहत, माशी राहदारी हासिल करने के लिए, अपनी मोनोपोली को कायम रखने के लिए। भाई अब्राहा ने जब मक्का पे हमला किया, वो हाथियों वाला बड़ा लश्कर, कुरान में भी सूरह फील अंदर कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील आयत आई। तो उसकी बुनियाद भी क्या थी? वो बादशाह को कहा भी वो ये जो हज का दौर वक्त आता है तो बड़ी माशी सरगर्मी होती है मक्का में, और दिन और बाकी तो पूरे हाल तो होती है, तवाफ वगैरह और उम्रा वगैरह होती रहती है, लेकिन हज के दौरान बड़े पैमाने पे होती है। तो उसके दरबारियों ने मशवरा दिया कि ऐसे करते हैं कि एक ऐसे ही इबादत गाह यहाँ हमारे बारे थे, और लोग यहाँ आया करेंगे तो यहाँ माशी सरगर्मी बढ़ेगी, हम तरक्की करेंगे। ओके, उसने बनाया वैसी है। तो इस्लाम का दौर नहीं था ना, कबल अज इस्लाम की बात कर रहा हूँ, इस्लाम से पहले। तो वो बना दिया और कहा कि बस अब यहाँ पे, अब लोगों को बताया, कुछ आने लगे, लेकिन वो नाकाम हो गया।
वो नाकाम हो गया। यार अब क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करेंगे, लोग जब आएंगे, जब वहाँ जो खाना काबा इनका बना हुआ है उसको तबाह कर दें, माज़अल्लाह उसको तबाह कर दें। तो जब वो नहीं होगा तो ये खूबसूरत जो हमने इबादत गाह बनाई है उनके लिए वो यहाँ आया करेंगे। हाँ, ये तजवीज़ तो सही है। तो उन्होंने लश्कर तैयार किया जिसमें हाथी बहुत थे, हाथियों का बड़ा लश्कर। उस जमाने में हाथी जंग में फतह हासिल करने की अलामत होते थे। वो उसमें बैठा हुआ शख्स तो उस तक तो कोई पहुंच नहीं सकता था, वो सबको मारता निकल जाता था। तो वो जब आए तो वो तो वाकया तो सब जानते ही हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दौर था। सारे लोग जब उनको पता चला तो वो पहाड़ों पे चले गए। तमाम अहले कुरैश कहा इसकी हिफाजत और इसके ये अल्लाह की इबादत गाह है, अल्लाह हिफाजत करे। नहीं हाथियों से तो नहीं रह सकते। वो आए, उन्होंने मैदान खाली देखा, बढ़ते चले गए, बढ़ाव किया, रात हो गई है, सुबह हमला करेंगे। वो अचानक अबाबिल आए। अबाबिल बहुत छोटा है ऐसे परिंदे, ये जो हमारी जो घरों में स्पैरो परिंदे होते हैं ना, जिस उससे भी छोटे, गोल के गोल आए। हर एक के चोंच में एक पत्थर होता था और वो गिराते थे और पूरे हाथियों का लश्कर जो है तबाह बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। कुरान ने कहा कि भूसे की मानिंद हो गए और वो तबाह बर्बाद हो गए। तो ये जंग जो है क्या थी? ये भी मैशत की खातिर थी, जिसका कुरान जिक्र है जो तारीख में जो रकम है। तो जंगें होती है मैशत पे काबू पाने के लिए, और जो मैशत जिसके पास पहले काबू में हो तो उससे जंग आसान नहीं हो। तो ये बात, ये हकीकत मगरिब को पता है, इसलिए वो चाइना से दूसरे अंदाज में डील करना चाहता। ट्रंप आया जिसकी कभी इम्कान है कि अमेरिका में अब जो अगला इलेक्शन है इस साल के आखिर में, उसमें ट्रंप जीत जाएगा, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के इमरान खान है। अभी बयानिया उसी तरह से परवान चल। बहरहाल सियासी बात अभी नहीं करना चाहता। तो जब ट्रंप आ गया तो ये यूक्रेन का मसला भी हल हो जाएगा। फिर अमेरिका बड़े पैमाने पे यूक्रेन की मदद नहीं करेगा, फिर दोनों में पैचअप कराएगा। तो ये बात तय है कि जब ट्रंप आया तो यूक्रेन की जंग भी चल दिया बदीर खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो इसराइल, हालांकि ट्रंप भी इसराइल का हामी है, इसराइल तो अमेरिका की स्टेट पॉलिसी है ना, जो भी आएगा वो इसराइल का साथ देगा। लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी का फर्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब ट्रंप आएगा तो जंग तो इसी तरह होगी, शायद मसले के हल की तरफ भी जाएगा, लेकिन इसराइल की हिमायत से दस्तबरदार नहीं होगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही ट्रंप के दामाद का मैं बयान सुन रहा था कि वो कह रहा था कि मेरा बस चले तो मैं तो तमाम फलस्तीनियों को निकाल दूं वहां से और पूरे गाजा को डेवलप करके जमीनें भेज दूं। ऐसे तो ख्यालात हैं इनके। बहरहाल ट्रंप आए या जो बाइडेन आए या कोई भी आए, मुसलमानों के हवाले से पॉलिसी कुछ नहीं बदलती, लिहाजा किसी को कुछ खुशफहमी नहीं रहना चाहिए। हाँ, आलमी मंजरनामे पे बहुत फर्क पड़ता है। उस फर्क से, खित्ते के एतबार से, जियो पोलिटिकल कंडीशन के एतबार से कहीं मुसलमानों को रिलीफ मिल जाता है और कहीं नहीं मिलता। वो रद्द-ए-अमल और रद्द-ए-अमल के नतीजे में, अदरवाइज बराह रास्त मुसलमान को ना कोई फायदा है। इवन ये कि ये तो दोनों डेमोक्रेट है, यानी जो बाइडेन भी डेमोक्रेट है और ट्रंप भी, लेकिन रिपब्लिकन भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? उससे फिर भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। स्टेट पॉलिसी तो हमेशा एंटी इस्लाम होता है। हाँ, गाजा की जंग से एक चीज हुआ है, जो सऊदी अरब बड़ी छलांगे मारते हुए सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे थे, उसको ब्रेक लग गया। और कई ममालिक के सफारती ताल्लुकात होने वाले थे और इसराइल को तस्लीम किया जाना था, वो ब्रेक लग गया। ये जिसे कहते हैं ना, हर मनफी जो अमल होता है उसमें मुस्बत पहलू होता है, यानी हर मनफी पहलू में मुस्बत पहलू होता है। जंग एक खौफनाक हकीकत है, लेकिन इसके भी मुस्बत पहलू होते हैं। और शरे-दस्त तो मुस्बत पहलू ये है, इसराइल को जो मुस्लिम ममालिक से और दीगर ममालिक से तस्लीम करने की सूरत में हिमायत मिल रही थी, वो रुक गई। ये मुस्बत पहलू है, अगरचे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, खौफनाक है। 32,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो गए और आगे भी कुछ पता नहीं है कि क्या कहाँ तक बात पहुँची। तो मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी है वो भी बैनुल अक़वामी ताकतों की माशी जरूरत लाजमी, क्योंकि अगर उधर देखें तो चारबाहर का बंदरगाह जो है वो हिंदुस्तान ने डेवलप किया, ईरान के चारबाहर। जब गवादर दुनिया का सबसे गहरा सी पोर्ट है, यानी सबसे डीप सी पोर्ट है, जहाँ अब तक जितने भी जहाज, जो भारी जहाज हैं जो लाखों टन वजनी है, वो हर बंदरगाह पे लंगरअंदाज नहीं हो सकते हैं। गवादर उसके लिए आइडियल है। अब आप देखें ना, खुद मुस्लिम ममालिक में यूएई को परेशानी हो रही होगी यकीनन, क्योंकि जब ग्वादर में पोर्ट ऑपरेट होंगे तो जाहिर यूएई को माशी झटका लगेगा, दूसरी तरफ ईरान उसको झटका लगेगा। चारबाहर तैयार है, हिंदुस्तान ने डेवलप किया है करोड़ डॉलर से, कई अरबों डॉलर से, लेकिन वो गवादर का नेमुल बदल नहीं है। तो लिहाजा वो सब चाहते हैं कि ये मंसूबा फेल हो जाए। लेकिन अब पाकिस्तान
और चाइना दोनों इतने आगे निकल गए हैं, अगर हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा तो मसाइल जरूर बढ़ सकते हैं। और हमारे मुल्क में सियासतदान नाकबद अंदेश हैं, वो उन्हें अपने नाक से आगे कुछ नजर ही नहीं आता कि कितने बड़े खत्ते में कितनी तब्दीली आ गई है और कितने बड़े बड़े ग्रेट गेम यहाँ शुरू हो चुके हैं। लिहाजा अपनी लड़ाई को एक हद तक रखें, उसको दुश्मनियों में ना तब्दील होने दें। लेकिन क्या किया जाए कि यहाँ तो पता नहीं जन्म जन्म की दुश्मनियां हैं। हालांकि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने ऐसी मादनी, जोग्राफियाई और इंसानी वसाइल के हवाले से दौलत से मालोमाल किया है, पाकिस्तान चंद ही वर्षों में दुनिया के बहुत बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो सकता है। यहाँ कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो कमी है वो इत्तेहाद का कमी है, सियासतदानों में आपस में इश्तराकी अमल की कमी है। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं ये लोग, और जमहूरी अमल की तसलसल नस्ल बल्कि जमहूरी कदरों का भी ख्याल नहीं करते। तो जब तक ये इन्हें होश नहीं आएगा उस वक्त तक पाकिस्तान तो तरक्की नहीं कर सकता किसी कीमत, बावजूद इसके कि इतने वसाइल कुदरत ने हमें अता किए हुए। रिकॉर्डिंग का मसले को देख लेना, वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग में से हमें पाकिस्तान के हिस्से में जो आएगा वो इंटरनेशनल कंपनी को दिया है, उसके बाद जो 5,000 यानी 5 ट्रिलियन डॉलर, 5,000 अरब डॉलर, टू मच। यहाँ पे 2 अरब डॉलर के लिए हम IMF के आगे लेटे हुए होते हैं। भाई आप बैनुल अक़वामी ताकतें यूं हमारे यहाँ नजरें नहीं गाड़ी हुई है। ये अफगानिस्तान में अमेरिका ने 2.2 ट्रिलियन डॉलर झोंक दिए, यानी 2,222 अरब डॉलर हासिल कुछ नहीं, भागना पड़ गया। किसी मकसद से ही आए थे ना वो। 5.6 ट्रिलियन डॉलर पूरी दुनिया में गुज़श्ता 25 सालों में अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की सूरत में 5.6 ट्रिलियन यानी 5,600 अरब डॉलर, 5600 अरब डॉलर खर्च किए। और इस दौरान चाइना बड़ी खामोशी से तेजी से अरबों डॉलर अपनी मैशियत पे खर्च करता रहा। फर्क ये था, एक वो मॉडल था कि दूसरे के वसाइल पे कब्जा करें, अमेरिका ने 5600 डॉलर खर्च कर दिए। और एक मॉडल ये था कि नहीं, दूसरों के वसाइल पे नहीं, अपने पैसे खर्च करो और दूसरे को अपने साथ इश्तराक करो, पार्टनरशिप, जिस तरह पाकिस्तान के साथ किया। पूरी दुनिया में खित्ते में आप देखें, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान के अलावा सबको शामिल किया हुआ उसने। सबके जिस तरह पाकिस्तानी सीपैक है, इसी तरह बाकी तमाम मुल्कों के साथ उनके माहिदे हैं और वहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी है। तो चाइना और इसके अलावा उधर चले जाए ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड से पूरे वो साउथ अफ्रीका वगैरह, तो वो तो सारे मुल्कों में इन्वेस्ट किया हुआ है दुनिया में। चाइना ने अपनी तरक्की का मॉडल दूसरा रखा है, इस्तेमारी कुव्वतों की तरह, साम्राज्य कुव्वतों की तरह दूसरों के वसाइल पे कब्जा करने के बजाय उनके साथ इश्तराक किया जाए, पार्टनरशिप, ताकि उनकी भी तरक्की हो और चाइना की तो तरक्की होनी। तो मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतने वसाइल दिए है कि सिर्फ एक रिकॉर्डिंग से जो सोना निकलना है 5,000 अरब, 5,000 अरब, 2 अरब के लिए तो IMF आपको शटअप कॉल दे देता है। 5,000, लेकिन वहाँ क्यों BLA को पाला हुआ है हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने, क्यों? ताकि वहाँ पर वो तरक्की ना हो सके, वो जो रिकॉर्डिंग में जो सोने की कहानी है उस पर काम न करने दें। आज ही देखिए कि 5 चाइनीज इंजीनियर को दहशतगर्दी में हलाक हुए हैं, आज ही की खबर है। तो ये बड़ी तेजी से अभी जो है ना ये हमले शुरू हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि माशी तौर पे अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो हमारा मसला बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिकल एलीट है, ब्यूरोक्रेसी है, उन सबको इकट्ठा उन्होंने किया है। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है, उसमें बड़े बड़े मंसूबों में इन्वेस्टमेंट, इसमें कारपोरेट फार्मिंग है, माइनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पावर प्लांट्स हैं और दीगर तमाम जो मंसूबे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट, जिसमें खलीज, गल्फ के तमाम ममालिक और सऊदी अरब, UAE वगैरह ने दिलचस्पी जाहिर की है। तो अब यहाँ से ये तेजी शुरू हुई है बड़े पैमाने पे। और फिर जो प्राइवेटाइजेशन का जो अभी काम शुरू कर रहे हैं ये PIA वगैरह को अब जून तक कर देंगे, क्योंकि ये सफेद हाथी बने हुए। 750-800 अरब रुपया का कर्ज PIA पर है, सिर्फ 1,000 रुपये स्टील मिल है, वो सब छोड़ दे। तो इनको बैठा करके तनख्वाह दे हमारे टैक्सों से, और वो हमलन काम कुछ नहीं कर रहे। तो लिहाजा उसकी प्राइवेटाइजेशन जब तक नहीं करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करने से यह होगा कि वो शायद जो भी प्राइवेट कंपनियां लेंगी तो उसको तरक्की की तरफ लाएंगी, और ये 850 का जो कर्जा ये भी खत्म हो जाएगा, और जो हर साल कर्जा चढ़ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं चढ़ेगा। तो ये सारे काम बड़ी तेजी से होने इसी साल, लेकिन सख्तियां भी बहुत होनी है, टैक्सेस लगने हैं। जो एलीट क्लास है उन पर टैक्सेस, वो जो टैक्स की चोरी वगैरह है उसको रोके जाएंगे, बहुत रेजिस्टेंस होगी, मुज़ाहमत शुरू हो जाएगी इस हुकूमत के खिलाफ, बड़ी अवामी एहतजाज भी करवाए जाएंगे या हो भी। अब जाहिर है अवाम पे सख्ती होगी तो अवाम तो निकलेंगे,
जैसे कि गैस, तो मस्जिद गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, तो वो तो आम पे ही होंगी ना। लेकिन जो कुछ भी होगा उसके नतीजे में दहशतगर्दी भी बड़ी साथ साथ तेज होगी। वो उनके लिए भी आखिरी मौका होगा, इधर भी आखिरी मौका होगा। दोनों तरफ जंग जारी रहेगी और मैं 110% उम्मीद रखता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो उनको कर्टेल कर लेगी। हाँ, हमारे पॉलिटिकल एलिट जो है वो के नाखून ना लें तो ये और बात है, फिर वो और बात है। पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली आई है उसके नतीजे में जो मामला आगे पीछे हो रहे हैं उस पर तो फिर हम अभी बात कर रहे हैं, वो बड़ी तफसील और पेचीदा है। ये कौम अभी जमहूरियत, वो मजबूत जमहूरियत के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाई। अगर वो बोलने की पूरी आजादी दे दी तो गालियां ही देते रहेंगे। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं। तो जमहूरियत में आजादी की हिफाजत करना भी बहुत अहम है। सिर्फ आजादी का इजहार करना अहम नहीं है, उसकी हिफाजत करना भी अहम है। जैसे कि आपको हथियार दे दिया जाए तो हथियार से अपनी हिफाजत तो होती है, लेकिन हथियार की भी हिफाजत करनी जरूरत होती है कि कहीं उसको लेके आप दूसरों पे पिल न पड़े फजूल में, दूसरों की जिंदगी का खात्मा न कर। तो वो हथियार आपकी हिफाजत के लिए तो बहुत अहम है, लेकिन उस हथियार की अपनी हिफाजत भी बहुत जरूरी है। इसी तरह तकरीर की आजादी आपकी बुनियादी हकूक है, लेकिन इसी तकरीर की आजादी को भी हिफाजत करना ये भी बहुत है कि आपकी तकरीर की आजादी से हम मुल्क में जमहूरी कदरों की हिफाजत कर रहे हैं या जमहूरी रवैयों की, या कि हम वल्गैरिटी का मुजाहरा करते हुए लोगों की जिंदगियां जीरन कर रहे हैं और उनकी पगड़ियां उछाल रहे हैं। ऐसी सूरत में जमहूरियत थोड़ी परवान चढ़ती है, ऐसी सूरत में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जमहूरियत के लिए जमहूरी सोच भी बहुत जरूरी है। जमहूरी सोच हमेशा तालीम से हासिल होती है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन रेशो है वो इतना कम है, पढ़े लिखे लोग जो बाशऊर, वो 22 करोड़ की इस बड़ी आबादी वाले मुल्क को बहुत कम तादाद है जो तालीम याफ्ता है। तो बस फिर जमहूरियत भी बहुत कम लोग समझ पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जमहूरियत के सम्राट भी क्या हो सकते हैं ये भी बहुत कम लोगों को मालूम। तो ना हम जमहूरियत के सम्राट को हासिल कर पाते हैं, ना खुद हम जमहूरी कदरों का इजहार कर सकते हैं, ना जमहूरी रवैये हम अपने बना सकते हैं। तो इसलिए जिस अंदाज में जमहूरियत बढ़ रही है इसको तेज करने से कुछ भी नहीं होगा मसनूई तेजी से। हम चंद लोग जब हम ये कहते हैं कि साहब हमें तो बोलने की आजादी है, आईन ने दी है, तो हमें क्या बोलना है ये भी तो समझना है हमें। जहाँ पे दूसरों की आजादी सल्ब होती है वहां तक हमारे हदूद है, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? तालीम से। तालीमी रेशो कितना है? बहुत कम है। बहुत कम है तो बहुत कम अफराद इन हकायक को समझते हो। लिहाजा तालीम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होगा। ये बुनियादी चीजें हैं, तब जाकर के लोगों को इस बात का शऊर हासिल होगा कि हमारी तहरीर और तकरीर की, नकलो हमल की क्या हदूद है, कहाँ हमें रुकना है और कहाँ हमें आगे बढ़ना है। बस यूं किताबी जमहूरियत, किताब में जो लिखा हुआ है, हम उन डेमोक्रेसी के उसूल को परवान चढ़ाने की कोशिश करते रहे कि बस इस पर खड़े हो जाओ सारे। खड़े होने के काबिल तो कुछ हो, खड़े होने के काबिल कुछ नहीं हुआ। हराम चाहते हो ऐसे ही होना चाहिए। भाई देखे ना, कराची में लूट मार इस कदर शिद्दत हो गई है, हर रोज 3-4 अफराद जाबाग हो जाते हैं इस लूट मार के चक्कर में। तो ऐसे में तो लोग ये कहते हैं यार एक छोटा मोबाइल जो होता है ना वो लेके निकलते हैं हम बाहर, जो 2-2.5-3 हज़ार का होता है कि भाई डाकू आएगा ये ले जाएगा, और जेब में 200-400 रुपए रखते हैं। ना रखे तो वो वैसे ही मारते हैं, गालियां देते हैं, तो 200-400 तो मिल जाए उसको। अब लोग ये कर रहे हैं, यानी अब कुछ ही अरसा रह जाए, 1-2 साल यही आज चलता रहा तो फिर लोग आवाजें लगाएंगे गलियों में जाकर के, सड़कों पर, भाइयों मैं लुटने को तैयार हूँ, है कोई लूटने वाला? भाइयों मैं लुटने को तैयार हूँ, है कोई लूटने वाला? यानी वो हमारे मिजाज, हमारे माशरे, हमारे समाज का सिंबल बन जाएगा, उसकी हमारी कदरें बन जाएंगी कि हम लुटने को तैयार है। यार ले लो भाई ये 3000 वाला से मैं ले रहा, मज़ाहमत खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तरक्की करनी है तो सस्टेनेबल प्रोग्रेस, अनइवन प्रोग्रेस नहीं। अनइवन प्रोग्रेस होगा तो मसाइल वहीं के वहीं हो। मसलन इसको आसान लफ्जों में अगर समझाऊं, बात खत्म करता हूँ कि एक तरफ एक झुग्गी है, चपड़े का छत है, और दूसरी तरफ एक पुख्ता मकान है। अब तरक्की हो रही है, वो पुख्ता मकान 2 मंजिला हो गया और ये झुग्गी जो है ये ब्लॉक के बन के ऊपर सीमेंट की चादरें लग गई, और वो जो पुख्ता मकान था वो 4 मंजिला हो गया। ये झुग्गी का जो है ये आरसीसी की 1 मंजिला की छत हो गई। ये अनइवन प्रोग्रेस है। फर्क वाज़ा है, अभी भी वही है, फर्क बल्कि बढ़ा है, कम नहीं हुआ। वो 4 मंजिला हो गया, वो अभी 1 ही मंजिला है। कंट्राडिक्शन आज भी वही है, फर्क कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसी प्रोग्रेस होगी तो जमहूरियत भी ऐसी चलेगी। असल झगड़ा तो क्लास कंट्राडिक्शन का है ना, तबकाती जद्दोजहद का है ना। पहले तो तबकाती तजादात है और तजादात की सूरत में टकराव होगा, कंट्राडिक्शन होगी, और जब टकराव होगा तो जद्दोजहद
ये संत बन जाएगी और फिर आप जद्दोजहद करेंगे, तबकाती जद्दोजहद। अगर इस फार्मूले को समझे तो फिर हमें तबकाती शऊर हमारे अंदर होना जरूरी है, और अगर हमारे अंदर तबकाती शऊर ना हो तो हम इन तमाम मसाइल में से किसी से भी औहदा नहीं हो सकते, मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा तबकाती शऊर के लिए लाजमी है कि हमें इन तमाम चीजों का इदराक होना जरूरी है। लेनिन ने कहा था कि मजदूर तबका वैसे तो भेड़ चाल है, लेकिन अगर ये शऊर से आरास्ता हो तो ये हरावल दस्ता है इनकलाब का। याद रखिए, हकूक की जंग में शऊर का होना बहुत जरूरी है, और शऊर आपको नजरियात से हम आहंग करती है, और वो फिर नजरिया वो सिमत का तयन करता है कि जिस पर चलकर आप मंजिल को पाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो 90s तक हमारे यहाँ तरक्की पसंद सियासत बहुत होती थी, सेमिनार्स, एहतजाज, मार्च, रैली वगैरह, योम मई की तकरीबात। अब हम देखते हैं कि ये एक रस्मन रहेगी कार्रवाई। अब पाकिस्तान में भी तरक्की पसंद कुव्वतें दम तोड़ती नजर आती हैं। ज्यादा वो सोशल एक्टिविस्ट बन गए हैं, कुछ NGO चला रहे हैं, बाकियों ने समझौता कर लिया, घर बैठे। तो यहाँ पर तो चैलेंज करने के लिए, सरमायादारी को चैलेंज करने के लिए कोई है ही नहीं, कैपिटलिज्म को चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है। और कैपिटलिज्म इस्तेसाल का सबसे बदतरीन बदबूदार सिस्टम है, दीमक की तरह कौमों की मैशियत को चाट जाता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। आज जितनी भी कुव्वतें मैदान में हैं, जो हुक्मरान तबके हैं, पीपल्स पार्टी नाम नेहाद तरक्की पसंदी का मुजाहरा करती है, हालांकि वो खुद भी नीम जागीरदारी और नीम सरमायादारी के सिस्टम में कंफ्यूज किस्म की पार्टी है। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं, वो तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाओ। भाई क्या कह रहे हैं आप? हर चीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे हो सकती है? जिन चीजों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझते हैं कि सिंध में, जैसे कि ये हेल्थ का अदारा, जैसे कि NICVD, भाई ये तो मरकज के थे, बना बनाए आपको मिल गया, आपने बनाया थोड़ी है इसको। SIUT पहले का बना हुआ था, डॉक्टर प्रोफेसर अदीब रिजवी का। आपने इनको फंड दे करके कहा कि मस्जिद एक्सपेंड कर दो, ना भी देते तो वो एक्सपेंड करते, अवामी चंदों से करते। आपने कोई एक नया अदारा बनाया थोड़ी है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाया हो, और फिर आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना करके नीचे बेसिक हेल्थ यूनिट तबाह कर दिए, उनमें तो कुछ भी नहीं है। क्यों? वो तो आपके बल्दियाती अदारों के पास है, और बल्दियाती अदारे करप्ट हैं पूरे सिंध के, इंक्लूडिंग कराची। मैं जाती तौर पे जानता हूँ ये DMCs में इनके हेल्थ डिपार्टमेंट सब करप्ट हैं, चोर हैं, हरामखोर हैं, पैसे बटोरने के लिए उनको काम ही नहीं है। इनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन करेगा? जो करेगा वो रोता हुआ 1-2 साल में मुआहदा जैसी खत्म होता भाग लेता है। क्यों? कोई बजट नहीं देते ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट, तो प्राइवेट ही रहता है, पब्लिक कहीं नहीं होती। यानी गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है, एक पैसा नहीं देते, बिल्डिंग दे देते, बोलते चलो ये करो, और बाकी सारा बजट खुद खा जाते हैं, कागजों में लिखते कि हमने दिया था। ये चोर हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए करप्शन करना आसान हो गया है, क्योंकि बीच में अब वो NGO आ गई है, वो NGO को भी करप्ट कर देते हैं, पैसा है ना बीच में। तो इसके जरिए पार्टनरशिप करके करप्शन, पीपल्स पार्टी हर वो काम करती है जिसमें करप्शन हो। अब बिलावल की क्या सोच है मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अब तक मैं बराह रास्त जानता हूँ, कोई मुझसे डिबेट करे तो बाई नेम बता सकूंगा मैं, हाई ऑफिशियल्स की। तो हर वो काम वो करते हैं जिसमें करप्शन करने में आसानी हो। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करप्शन करने में आसानी होती है। NICVD का स्कैंडल तो आया था ना अभी, SIT के इसलिए नहीं है कि SIT में अदीब रिजवी है, वो इंतहाई बाकिरदार बहुत अजीम इंसान है, मैं जाती तौर पे जानता हूँ। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं, डॉक्टर मुरलीधर, डॉक्टर बख्श अली वगैरह, बड़े बड़े शानदार लोग हैं, बड़ी जद्दोजहद है उनकी, अमली जद्दोजहद है, स्टूडेंट लाइफ से है, बड़ी अच्छी सोच है, तरक्की पसंद लोग हैं, तो वहाँ तो स्कैंडल का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो लोग तो मर मिटेंगे, अपने अदारे को तरक्की देंगे। आपने बजट दे दिया थोड़ा सा, तो कौन सा तीर मारा, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट एक्सपेंड करना है, ना भी देते तो करते हो। इसी तरह और जितने भी अदारे का आप नाम गिनवाइए, जितने भी कार्डियो के जो इन्होंने सैटेलाइट यूनिट बनाए हैं, और पूरे इंटीरियर में जो NICVD की ब्रांचेस, तो ये सारी तो उसके बाद ही हुई ना। लेकिन आपके पास फेडरल के ये अदारे थे ना, आपको तो 18वीं तरमीम में आपको मुंतकिल हुए हैं, आपने कोई खुद बनाया NICVD। वो कहते हैं ये NICVD देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने बनाया, मैं सुन रहा था उस दिन, भाई आपने थोड़ी बनाया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत शुरू में, हम लोग उस वक्त शायद मैट्रिक में, 9th मैट्रिक में जब हम देखते थे वो बन रहा था। बहुत बड़ा अदारा है भाई, अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह जिन्ना हॉस्पिटल में पैशनेट फाउंडेशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो बहुत पुराना अदारा है। पैशनेट फाउंडेशन बहुत पुराना अदारा है, हो गया। हम पैशन वेलफेयर कमेटी में होते थे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी 5 में, तो हम जाते थे वहाँ। वो जमाना बहुत पहले की बात है, 80s और 90s की बात है। तो ये वो अदारे जो बहुत पुराने और पहले के बने हुए हैं, और जो बड़े अच्छे सोशल वर्क कर रहे थे। वो जिना हॉस्पिटल फेडरल का हॉस्पिटल था, बना हुआ था, उसमें पैशनेट फाउंडेशन जो है वो एक NGO के तौर पे अस्पताल के गरीब मरीजों का काम करते थे।
खास तौर पर मेडिसिन, उनका ड्रग बैंक था और ब्लड बैंक, 2 चीज। जाहिर आपने उनको फैसिलिटेट किया, मुआहदे किए, अब वो मजीद आगे फंडिंग होगी तो काम करेंगे ना। पहले भी अच्छा कर रहे थे, अब भी अच्छा कर रहे हैं। पहले भी उनकी बहुत सही थी, बहुत रिस्पेक्ट थी, अब भी। अब आइए सिंध गवर्नमेंट, 4 सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कराची में, किसी एक में भी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उस तरह की है जैसे दूसरे की है। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में डायलिसिस यूनिट बना, नूर फाउंडेशन यूके बेस जो है। आपका कोई कमाल नहीं, आपको फंड नहीं देते, प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्डिंग दे दी और कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यार उल्लू न बनाओ यार, बेवकूफ बना रहे हो। कोई फंडिंग नहीं है वहाँ पे, सारी एक पे नॉट अ सिंगल पेनी, सारा फंड एनजीओ का है। वो यूके में भीख मांग मांग के लाते हैं यूके से, और यहाँ पे मुफ्त डायलिसिस होती है। मैं तो बराह रास्त जानता हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने 32 साल सर्व किए हैं, मुझसे ज्यादा फर्स्ट हैंड नॉलेज किसी के पास थोड़ी होगी। वहाँ तो कोई फंडिंग नहीं है गवर्नमेंट का, बजट कोई नहीं है, बिल्डिंग है बस। इवन स्टाफ भी नहीं है, देखिए ना बदकिस्मती, स्टाफ भी नहीं दिया उन्होंने। स्टाफ भी एनजीओ का, जो एनजीओ तनख्वाह देती है। बिजली चली जाए तो डीजल भी एनजीओ खरीदती है अपने लिए, जनरेटर चलाने की, जनरेटर भी एनजीओ का है। यार क्यों बेवकूफ बना रहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वो मुंह टेढ़ा करके शेरी रहमान भी बोल रही है, मैं जानता हूँ हेराल्ड पब्लिकेशन में जब से जानता हूँ। बिलावल साहब भी बोलता हूँ, भाई खुदा के वास्ते झूठ बोल रहे हैं लोग, आपको गलत मालूमात दे रहे हैं। कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। इसी तरीके से आप चले जाइए सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची, वहाँ भी डायलिसिस यूनिट है, वहाँ भी कोई फंडिंग नहीं है, बस बिल्डिंग है। फिर डीएमसीज के जो डिस्पेंसरीज थे, जो शराफी कोर्ट वगैरह इधर उधर बिल्डिंग दे देते, कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। मैं तो वो माहिदा आपको दिखा दूं जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या क्या देगी, एक चीज नहीं दिया है, स्टाफ तक नहीं देते हैं, स्वीपर तक नहीं देते हैं, और कहते हैं कि अब चलाओ। ऐसी बिल्डिंग तो बेशुमार खाली पड़े हुए, तो फिर आपके क्या एहसान लेना भाई। फिर एनजीओ कोई कहीं भी चला नहीं, सिर्फ बिल्डिंग देते हैं। और जब वहाँ पे एनजीओ अपना प्रोजेक्ट शुरू करती है तो वहाँ के नाम याद मिल जाए, काउंसलर मेरा स्टेक है इधर, हमारे को ये चीज मुफ्त दो। गवर्नमेंट से तो मुफ्त मांगते नहीं हो, गवर्नमेंट ने तो उससे कुछ नहीं दिया बेचारों को, तो ये झूठ बोलते हैं। तो पीपल्स पार्टी का तो कल्चर ये है कि जहाँ पे करप्शन की गुंजाइश होगी वहाँ वो काम करते हैं, सीधी सी बात है। अब वो पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं रही, मुस्लिम लीग है, वो अभी डामाडोल हो रही है, अभी शिकस्त और एक से गुजर रही है। 16 महीने का टैग जो लगा हुआ है उससे उसकी जान छूटी नहीं है। मोहित बदल लोग हैं ये भी सारे, सियासत भी तो करनी है। और अपने इमरान खान साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि टकराव की पॉलिसी सही है, देखो लोग मुझे वोट देते हैं। तो सवाल ये है कि लोग दिया भी है वोट या नहीं, या अंदरों ने खाना गैबी मदद होती रही है, तो इसकी भी तो तहकीकात होगी तो पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जो भी है, स्टेट आगे बढ़ रही है, स्टेट आगे बढ़ रही है। हमें यहाँ सियासतदानों से क्या लेना, हम तो ये समझते हैं कि जहाँ स्टेट आगे बढ़े बस ये काफी है हमारे लिए, चाहे वो कोई भी लेके आगे बढ़े। और बैरूनी ताकतें क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल अलाइंस क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, यूक्रेन की जंग हमारे पर किस तरह असरअंदाज हो रही मैशियत पे, यूरोप क्या दोगली पॉलिसी कर रहा है, खित्ते की अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और आलमी तनाजुर में इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। ये वो मौज़ूआत है जो इतने खुश्क हैं, जो सेलेक्टिव लोग की जरूरत है। आम आवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, आम आवाम का कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि मेन स्ट्रीम की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आम आवाम का कोई लेना देना नहीं है। छोटे छोटे मामले पे 1-1 घंटे का प्रोग्राम हो रहा है। अहद चीमा के बच्चों का फीस क्यों माफ कर दिया है, सीचन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा क्यों दे दिया। एलिट की झगड़ा है, 1-1 घंटे का प्रोग्राम हो रहा है कि साहब इरसा के चेयरमैन का नोटिफिकेशन वापस क्यों ले लिया, और काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का चेयरमैन जो है वो वजीर आजम के पास था, वो क्यों छोड़ दी है, यू टर्न ले लिया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। 1-1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं इसके ऊपर, इसका आवाम से क्या लेना देना भाई। महंगाई पे तो करो, अभी सादे खानदान जैसे लोग पूरे घंटे का प्रोग्राम इसमें कर रहे हैं। भाई आप आवाम का मसला खत्म हो गया, महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे कराची पर ही अगर सिर्फ प्रोग्राम करे तो हफ्ता गुजर जाए, 1-1 घंटा रोज करे, खत्म ना हो। इतने मसाइल हैं, खास कर यहाँ पे जो मसला ये जो बदअमनी का हुआ है, लूट मार छीना झपटी कत्ल गारतगरी जो हुआ है, कोई प्रोग्राम करता है 2 लाइन की खबर होती है, खत्म। किसी को जरूरत नहीं है इस पर प्रोग्राम करने की। कराची जल रहा है, कराची के नौजवान मारे जा रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, माएँ सीना को भी कर रही हैं, तो वो कत्ल किया जा रहा है, देखा नहीं जाता। पंजाब में एक शख्स गर्दन पे डोर फिरने से जाबैक हो गया तो हलचल मच गया, आईजी डीपीओ सीपीओ सब भागे फिर रहे हैं। 48 घंटे का टाइम दिया था मरियम नवाज ने, 48 घंटे से पहले ही कल्प्रेट पकड़ लिए गए। और मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ उसके घर गए, उसको दिलासा दिया उसकी वालिदा को, उस नौजवान के, और उनके भी घर गए जो गटर साफ करते हुए जाबाक हो गए थे, मसीही खानदान, उन दोनों के घर गए, सबकी आशिक पोशी की और उनको इमदादी चेक भी दिए। हमारे यहाँ के वज़ीर आला किधर सोया हुआ है,
तो कायम अली शाह जो वो शरबत पी के सो जाते थे, ये भी सोया हुआ लग रहा है। इसने कहा आ गए अब तो 5 साल के लिए, बल्ले बल्ले, पता ही नहीं इसको, बयान तक नहीं आता इसका, तो पता नहीं नशा ही अब नशा वशा करने लगा है ये वज़ीर आला। क्या शर्म नहीं आती इस आदमी को। कराची दारुल हुकूमत है, रहते यहाँ हो, चीफ मिनिस्टर हाउस यहाँ है तुम्हारा, एक बयान नहीं आया इसका। एक हफ्ते में इतने हर रोज 3-4 नौजवान कत्ल हो रहे हैं, डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। मजाल है जो कहीं नजर आ जाए, कहीं किसी घर जाके उसकी दादरसी क्या करेगा, बयान तक नहीं दे रहा ये। अब नजर लगाए आप, वो हमारे कायम अली साहब थे, वो एक शरबत था, बूटी घोट घोट के पी जाते थे और मस्त रहते थे। ये भी इसको भी वो बूटी की लत तो नहीं पड़ गई। भाई अब वज़ीर आला है, निकले हैं, अवाम मर रही है, ना करो इस तरह, बुरी बात है। गिरबान तक पहुंच जाएगा अवाम का। ये तो बदकिस्मती है कि कराची की क़यादत कमजोर हो गई है। कराची की क़यादत, कराची का जो दावा करते हैं क़यादत का, उनमें दम खम नहीं है, वरना ये आपको गिरबान से पकड़ के चीफ मिनिस्ट्री का मजा चखा देते आप। नहीं, लोग मारे जा रहे हैं, आप पूछने वाले पूछते नहीं हो। अच्छा, किसी को कंपनसेशन नहीं है, किसी का कमाने वाला कत्ल हो जाए, उसे घर में रमजान में रोटी कैसे बनेगी, कमाने वाले नहीं है, तो आप उसको कोई कंपनसेशन नहीं दे दो। लेकिन आपको माल कमाने से फुर्सत हो, आपका पेट भरे, तो आप किसी की दादरसी करो ना। कहाँ है वो बिलावल? ओ भाई, आप अंग्रेजी बोल करके नहीं जीत सकते लोगों के दिल, आप मदद करो बिलावल। अपने चीफ मिनिस्टर को बोलो मरियम नवाज की तरह 5-5 लाख का चेक दे जाके घरों में, लोग उसे कमाने वाले नहीं रहे, कुछ तो उनके आंसू पूछेंगे, कुछ तो कम हल्का होगा। अगरचे मरने वाले की कभी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो होगा। छोटे छोटे बच्चे भी होंगे उसके, तो कुछ तो करो यार। डाकुओं को लगाम दो, पुलिस वालों को पकड़ो। पुलिस के बगैर ये सब डकैती नहीं हो सकती, मानता ही नहीं हूँ मैं। पुलिस की मर्जी शामिल होती है। अब किस लेवल की मर्जी है, तहकीक किसकी कर लें आप, आपके नहीं जायजी की नहीं होती, अच्छी की नहीं होती, मानता हूँ। SHO की तो होती है, ये उसकी भी नहीं होती। फिर SHO अपनी पोस्ट पे बरकरार रहने के लिए आगे ताए भेजेगा ना, तो अब इस तरह चैन तो बन रही है ना, कैसे तोड़ोगे इस चैन को? ये हो ही नहीं सकता है कि मुजरिम दंदनाते फिरे और पुलिस वाले को फंसाना हो, मुमकिन ही नहीं है, माना ही नहीं जा सकता। तो कराची को तो अल्लाह के हवाले कर दिया। कराची वाले दम बखुद हैं कि क्या करें, समझ उनके नहीं आ रहा है। क्यों, किसकी तरफ देखें? पीपल्स पार्टी तो कराची की हमदर्द नहीं हो सकती, और पीपल्स पार्टी में जो उर्दू स्पीकर है वो अहमक है। हाँ, सही बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी अंदर की कल्चर बता रहा हूँ। वो कराची वालों को किसी काबिल नहीं समझते, उनके हाथ में कुछ नहीं देना। मुर्तजा माँ बाप को बेवकूफ बनाया हुआ है, नाकाम हो जाएंगे मुर्तजा बाप 4 साल में। हम देखिए, ये जोर जबरदस्ती चंद सीटें ज्यादा ले लेने से आप समझते हैं आप कराची की नुमाइंदगी हो गई। अच्छे जी, मान लिया नुमाइंदे हैं आप, तो पकड़े डाकू हो, आप नुमाइंदे हैं, हमारे हमदर्द है, जब ही तो ना, तो कंपनसेशन दें उन लोगों को जिनके जवान बच्चे और भाई और बाप कत्ल हुए, उनकी कुछ कंपनसेशन करें। ये बदअमनी, ये लूट मार, कत्ल और गैरतगरी रुकवाए ना। जब कोई बड़ा वाकया होता है, कैसे SHO मुअत्तल हो जाता है, वो मुअत्तल होता है, दूसरे थाने जाता है, वहां से एक थाने से यहाँ जाता है, ये मुअत्तल ही है नहीं। अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे, बेवकूफ बना रहे हैं, अहमक समझते हैं ये सारे। और कहाँ है भाई खालिद मकबूल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जागो यार, खोलो आंखें, मैदान में आओ, लोग तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं जाएंगे। और भाई इस कत्ल गारतगरी को रोको ना, क्यों नहीं रोक पाते हो? ये लूटमार बच्चे भी कराची में तुम्हारे लोग कत्ल हो रहे हैं और तुम लोग आराम से बैठे हुए हो। और भाई कोई मुजाहरा, कोई जलसा, कोई रैली, कोई घेराव, कोई शुराव, कोई धरना, कुछ भी नहीं है इस मसले पे। ना करो यार, सियासत पे तो तुम सारे धरने देते हो, ये खालिसतन इंसानी मसला है, इसमें सियासत नहीं है, तुमको फायदा नहीं है, तो लिहाजा तुम भी नहीं करोगे। मकबूल भाई, फारूक सत्तार भाई, सियासत करनी है, उसमें वज़ीर आला सिंध का घेराव करना है, इसमें क्या मिलेगा? गरीब के बच्चे मरते मरे, भाड़ में जाए। और भाई तुम तो बारी गार्ड के साथ घूम रहे, तुम्हें कोई पूछेगा क्या? ना करो यार, इस ना करो। एक योम हिसाब तो आएगा क़यामत पे। ओ भाई, तुम्हारा तो योम हिसाब हर 5 साल बाद आता है। अब जीत गए हो ना, न करो, 5 साल बाद तुम्हें गिरवान से पकड़ के उठा के फेंक देंगे आवाम। तंग है, इससे कवल के तुम्हारी शामत आए, तुम आवाम के साथ खड़े हो जाओ। तुम पॉलिटिकल एलिट नहीं बनो यार, आवाम के दर्द को समझो। मारे जा रहे हैं, अब तो गलियों में लोग महफूज नहीं है, घर के बाहर अपने गेट के बाहर खड़े हैं, वो महफूज नहीं है, इतने ज्यादा डाकू हो गए, गजब खुदा। तो लिहाजा कराची को वो इस काबिल करना चाहते हैं, जहाँ से रेवेन्यू मिलता है वहाँ के आवाम को इस काबिल करना चाहते हैं कि ये सियासत में आगे कोई गेम खेल ही नहीं सकते, ग्राउंड ही खींच लो, खत्म कर दो, बस इसे निचोड़ करके माल लेते रहो। मुल्क का 65% रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता, बस ये करते रहो, बाकी इनको छोड़ दो। मंशियात की भरमार है यहाँ। ने कहा अच्छा है, नौजवान मंशियात पिए और भाड़ में जाए, डाकुओं को आजाद के छोड़ा हुआ है, मारो, खौफजदा रखो लोगों, यानी यहाँ के आवाम को बिल्कुल पस्ती में डाल दो, मगर यहाँ के वसाइल पे कब्जा रहे और वो निचोड़ के लेते रहो। तो ये कैसे करोगे भाई, कब तक करोगे भाई?
कब तक करोगे? तो यहाँ के आवाम से डरो कि उस दिन वो दिन ना आए कि लोग फिर अपनी जिंदगी को अपने लिए बोझ समझें, तो फिर बोझ उतारेंगे, और जब बोझ उतारेंगे तो फिर तुम कहीं नहीं जा सकोगे। लोग आरजू करते करते मर जाते हैं यार। अब तो ये आरजू नहीं होती कि हमें नौकरी दे दो, लोग कहते हैं यार बस हालात पर अमन हो जाए, नौकरी तलाश कर लेंगे यार। अब तो लोग ये कहते हैं, पहले मुझे कहते थे यार मेरे बच्चों को कहीं लगा दो, अब कहते हैं यार अमन हो जाए ना, बच्चे खुद लग जाएंगे। अब ये हाल हो गया लोगों का। आरजू इतनी थी कि वो आरजू करते करते अब आरजू की उम्मीद पूरी होने की उम्मीद तो रही नहीं, तो अब वो इंतजार में है कि शायद कभी आरजू पूरी हो जाए, कराची भी कुछ बन जाए, क्योंकि सबने सब्ज बाग दिखाया। पहले मजहबी ताकतों ने, जमात इस्लामी और JUP वगैरह ने, उसके बाद MQM के हत्थे चढ़ाई है कराची। 30-32 साल 36 साल MQM ने इसके साथ सियासी खेल खेला और बेवकूफ़ बनाया, वो लंदन वाली MQ अल्ताफ की। उसके बाद अब ये MQM पाकिस्तान और ये पीपुल्स पार्टी फिर दोबारा घुसी है कराची के हमदर्द बन के। उस कराची में तो जो आया वो उसने बेवकूफ़ बनाया, और फेडरल में जो आया वो कराची को बेवकूफ़ बनाता रहा, चाहे वो पीपुल्स पार्टी आए, चाहे PTI आई या मुस्लिम लीग नून आई। तो कराची का हमदर्द तो कोई नहीं, कोई इसको ऑन करता ही नहीं है। ये कमाओ पूत है बस का, इस बोलते कमाते रहो, बाकी इसे कोई ऑन नहीं करता है। यही वजह है कि कराची वाले भी अब बिल्कुल लाताल्लुक होते जा रहे, लग ऐसा रहा है, बेहिस हो गए, लाताल्लुक हो गए। अब कहते हैं बस ठीक है, इंतजार कर रहे हैं कोई आएगा निजात दहिंदा। हमारे दोस्त कहते थे भट्ट साहब चिट्टे घोड़े पे सवार चांदी की तलवार लेके कोई शहजादा आएगा और जुल्म मिटाएगा। ऐसे ही किसी का इंतजार है कराची वालों को। वो बहादुर शाह जफर ने कहा है ना, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये है कराची, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अब इंतजार कीजिए भाई, देखिए क्या होता है। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। मज़ीद खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों और रिपोर्टों के लिए आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।